हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया? बच्चों, जब हमने शुरुआत करी थी तो मैंने आपसे कहा था कि एक चार्ज की जर्नी है जो आपको पूरी क्लास 12th में पढ़ना है। और मैं जब भी आपसे पूछूं हाउ इज द चार्ज, तो आपको बोलना है फुल मैम, एकदम चार्ज्ड अप रहना है ना। और साथ में अपनी कॉपी और पेन निकाल कर बैठना है। रेगुलर नोट्स जो भी लेक्चर आप देखोगे उसके बनाते जाना है डेट वाइज, और अपना एक फॉर्मूला बैंक भी बनाते जाना है, क्योंकि आप भूल ना जाओ। इसीलिए लेक्चर के स्टार्ट में मैं ये सारी बातें आपको बार बार रिमाइंड कराऊंगी, ठीक है। और अगर अभी भी कुछ पिछले लेक्चर्स के नोट्स रह गए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट यूट्यूब पर या फिर इजीली के ऐप पर आप जाके वो सारे वीडियोस दोबारा देखकर नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। अच्छा, अब फिजिक्स जो है ना वो एक्चुअली आपको रियल लाइफ का ज्ञान बहुत अच्छे से देती है। देखो, हमने चार्ज की बात रखी है ना, और वहां से सवाल आता है कि हाउ इज द चार्ज, फिर आप कहोगे फुल मैम, फिर हम पोटेंशियल पे आ गए थे। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप में है, तो आंसर है हम सब में है। पोटेंशियल हम सबके अंदर होता है। कई बार हमें उसकी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, पता होता है कि भाई हम ये कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है और ये अचीव हो जाएगा। और कई बार हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स या जो भी हमारे आसपास हमसे जुड़े हुए हैं, और कोई भी चीज हमें मोटिवेशन दे सकती है, खुद भी हम मोटिवेशन ले सकते हैं, और देन हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कोई अपना टारगेट सेट करके अचीव करते हैं। फिलहाल आप 12th में हो, आपका टारगेट है 12th एग्जाम्स को, बोर्ड्स या नीट, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना और एग्जाम क्लियर करना, ये आपका टारगेट है। और आपने अभी जस्ट शुरुआत करी है, रास्ता थोड़ा लंबा तो होगा, और जब रास्ते लंबे होते हैं तो कई बार बीच में बहुत सारे मोड़ आते हैं, कठिनाइयां आती है, पर वहां पे आपको डरना नहीं है। अब फिजिक्स में जो आप नई टॉपिक आज शुरू करोगे वो है कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स के बारे में आप जानना शुरू करोगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि अगेन जो आपका ये वर्ड है ना कैपेसिटी, वो भी बहुत हद तक रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। पढ़ो जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, वाइडर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर विल बी द कैपेसिटी। मान लो कि आप ना कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, जैसे चलो छोड़ो, आपने रनिंग करी, आप रोज सुबह 5 बजे उठते हो, ठीक है, और आप पहली बार जब रन करना शुरू करते हो तो हो सकता है 100 मीटर दौड़ने के बाद आप थक जाओ, लेकिन आप में कंसिस्टेंसी है, आप अगली बार 100 की जगह 150 मीटर, और ऐसे रोज रोज रनिंग करते करते हो सकता है कि आप में इतना स्टेमिना हो कि आप बड़े आराम से एक मैराथन क्लियर कर पाओ, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रनिंग जो है आप कंप्लीट कर पाओ। पर कैसे हुआ ये? आप में पहले कम पोटेंशियल था, लेकिन आप उस पोटेंशियल को बढ़ाते गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जब ये बड़ा होता है तभी आप अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा पाते हो, है ना। तो यही कुछ जो है आपको फिजिक्स में पढ़ना है। खैर, ये तो हम पढ़ेंगे, ये आज के लेक्चर का मुद्दा है ना। पर उसके पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि जो इजीली का ऐप है, क्योंकि बार बार आपकी क्वेरीज आती रहती हैं, है ना, तो इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपको ये चीजें बता दूं कि बेटा जब आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो प्ले स्टोर पे इस आइकन का इजीली लर्न विद अ स्माइल, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो, आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और वहां से आपको गेट ओटीपी मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप ओटीपी रिसीव करते हो, है ना, आप साथ में ये जो एंट्रीज हैं, आपका ये जो डेटा है आपको फिल कर देना है। बहुत बेसिक एंट्रीज हैं, है ना, कोई बहुत डिटेल्ड पर्सनल डेटा नहीं है, नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, है ना, ये फॉर्म आप भर दोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो लोकेशन होगी बेटा, लोकेशन आपको ऑन रखनी है, फोन की जो लोकेशन है वो ऑन रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आप इस विंडो पे आते हैं, ओटीपी एंटर करते हैं और वेरीफाई करते हैं। ओटीपी एंटर करके वेरीफाई करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो आपको मिलेगी, आपके यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। अब आप टॉपर्स बैच के स्टूडेंट हो, आप क्लास 12th की या तो सीबीएसई बोर्ड या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको यहाँ जाना है, इस डब्बे पे जाके क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बट इन केस आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स पढ़ रहे होंगे, जो कॉमर्स में 11th या 12th किसी क्लास में होंगे, या फिर साइंस में हो सकते हैं, क्लास 11th में हो सकते हैं, तो जो भी आपके ऐसे दोस्त हैं, है ना, आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। अलग अलग बैचेस हैं, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आप नेक्स्ट आते हो कहाँ पे, देखो उदय, शिखर, ये क्लास 12th कॉमर्स के लिए, उदय जो है क्लास 11th कॉमर्स के सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन है, शिखर क्लास 12th कॉमर्स के प्रिपरेशन है। उसके बाद प्रारंभ जो है वो नीट प्लस सीबीएसई किसके लिए, क्लास 11 साइंस के लिए, ठीक है, ऑफ कोर्स। देन टॉपर्स आपको पता ही है, ठीक है। अब अगर अभी कोई बच्चा सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो यहाँ जा सकता है,
आप इसको सर्कुलेट कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को और लोगों तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। उसके बाद वंस अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपके सामने आप अपनी क्लास जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ से जब आपने क्लास सेलेक्ट कर ली, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। देन आफ्टर आपके पास ये पेज खुल जाएगा, है ना। अब आपको यहाँ पे एनुअल कोर्स स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, लेकिन ये देखकर आपको कुछ भी नहीं सोचना। सबसे पहले जो भी कोर्स आपको पढ़ना है, जब आप उसको ऐड टू कार्ट करते हो तो वहां पे आप ये देखो, एक कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। आप जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करते हो, और कूपन कोड में क्या लिखा है, फ्री इजीली, और यहाँ पे EAZ लिखा है बेटा, ठीक है। तो आप जैसे ही कूपन कोड फ्री इजीली अप्लाई करते हो, आपके जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हो वो सब कुछ फ्री है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज हैं। तो ये थी जर्नी कि आप ऐप कैसे डाउनलोड करो और ऐप में जाके वीडियोस कैसे देखो। पर सबसे पहला सवाल ये आता है कि वाई ऐप, ऐप क्यों, है ना। तो वाई ऐप जान लो बेटा। अगर मैं बात करूं YouTube की, तो YouTube में क्या होता है, बहुत सारे एड्स आते रहते हैं, और बार बार जब आप वीडियोस देखते हो तो हिंड्रेंस होती है ना। उसके अलावा YouTube में अगर मान लो कि आज आप पहली बार कोई वीडियो देख रहे हो और लेक्चर 1 आपने देखा, तो लेक्चर 1 में आपने अगर कमेंट किया, हो सकता है कि आपको स्पॉन्टेनियस रिप्लाई ना मिले, है ना, क्योंकि भाई इतने पुराने लेक्चर को कोई बार बार जाके देखेगा नहीं कि उसमें कोई कमेंट आया है कि नहीं आया, बट हाँ कुछ दिनों में वो भी देख लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐप में डाउट सॉल्विंग कॉर्नर में जाकर अपना डाउट पूछते हो, तो वहां पे आपको काफी क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। तो पहला ऐप का रीजन क्या है, एड फ्री। यहाँ आपको रेगुलर एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, जो डाउट सॉल्विंग टीम है हमारी, वो बहुत क्विक रहेगी, तुरंत नोटिफिकेशन जाता है और एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स को तुरंत केटर कर पाते हैं। तीसरा, जो डाउनलोडेबल मटेरियल्स हैं, ठीक है। अगर बात करी जाए किसकी, डाउनलोडेबल मटेरियल्स, इसमें मेजरली जो आपके DPP है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, 15 से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लेक्चर के बाद दिए जाते हैं। उसके अलावा लेक्चर नोट्स, तो ये सब जो है, ये सारी चीजें बेटा आपको मिलती है इजीली के ऐप पे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप ऐप डाउनलोड करो और वहां से कोर्सेज देखना शुरू करो। और इन केस आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई सजेशंस भी हो सकते हैं, आप ऐसी चीजें हैं जो आपको इंप्लीमेंट करवानी है, आप चाहोगे कि इजीली इसको इंप्लीमेंट करे, तो बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, और टेलीग्राम चैनल पे आप जो भी कमेंट करते हो हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, उसको रेगुलर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम जो है, साइंस इजीली के नाम से आप देखना, सर्च करना, ठीक है। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स ज्वाइंड इन हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे मटेरियल्स, नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, और साथ साथ में जो आपके वैल्यूएबल फीडबैक या सजेशंस हैं, आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो अब लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बहुत सारी गाइडेंस दे दी है, होपफुली कि आप थक नहीं गए होगे, ना। मैंने बोला था ना, हाउ इज द चार्ज, तो ऑलवेज फुल बोलना है, ओके। तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी एक जिस्ट दे दिया है कि आज जो फिजिक्स का लेक्चर होने वाला है, उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, है ना। और साथ साथ में हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये टॉपिक अपने आप में काफी वास्ट टॉपिक है, और इसके बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन NCERT में काफी अच्छे से दिए हुए हैं, और NCERT ही जो है कहीं ना कहीं वहीं से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नीड में उठकर आते हैं, ठीक है। तो ये वास्ट टॉपिक है, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो मेजरली इंट्रोडक्शन के ऊपर है। मैं आपको ये दोनों ही टर्म्स इंट्रोड्यूस कराऊंगी, इसका क्या स्कोप है, आगे इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। बेटा ये जो टॉपिक है ये काफी लंबा होने वाला है। देखो ये जो चैप्टर है, इसमें मेजरली आप दो चीजें पढ़ते हो, एक है आपका पोटेंशियल और दूसरा आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल का चंक थोड़ा कम है, कैपेसिटेंस का चंक बहुत बड़ा और वास्ट है, और इस पे काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब मान के चलो कि ये कम से कम 15 से 20 लेक्चर्स में ये जो अकेला कैपेसिटेंस है ये खत्म होगा, तो आपको जुड़े रहना है, बने रहना है, ठीक है, ओके। अब बेटा अपन सबसे पहले बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है।
देखो आम बोलचाल की भाषा में कई लोग डाइलेक्ट्रिक को सिंपली इंसुलेटर कह देते हैं, हालांकि इंसुलेटर से डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग होती हैं। और डाइलेक्ट्रिक ये जो टर्म है, ये जो नाम दिया गया है, ठीक है, ये माइकल फैराडे और उनके एसोसिएट्स ने आपस में डिस्कस करके जो है ये डाइलेक्ट्रिक टर्म कॉइन किया था। क्या ये नाम क्यों दिया गया है उसकी हिस्ट्री पे अपन नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स ये डाई और इलेक्ट्रिक वर्ड्स को मिला के बना है ना। तो आप इसमें ये भी समझ सकते हो कि जैसे कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें ड्यूअल प्रॉपर्टी हो। अब डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली ऐसा सब्सटेंस है जो ड्यूअल प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मेजरली ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? मेजरली ये कैसा मटेरियल है? ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब ये होता है कि अभी अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करी, ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ मूव नहीं कर रहा, ये मतलब होता है, ठीक है। इनफैक्ट इसके साथ ये है कि जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई भी कर दो तो भी ये नॉन कंडक्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर तब ये हो सकता है कि कंडक्टिंग बन जाए। तो 3 स्टेजेस में डाइलेक्ट्रिक काम करता है। नॉन कंडक्टिंग होगा व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करी है, ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी कि डाइलेक्ट्रिक का कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का कोई स्लैब ले लूं, कोई टुकड़ा ले लूं, तो उसका कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। नो नेट डाइपोल मोमेंट इन absence of external field, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करी है ही नहीं तो कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, इफ एक्सटर्नल फील्ड इज applied then has net dipole moment। अब अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी तो इस सब्सटेंस के पास नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। इसी के बेसिस पे जो है टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स भी बताए जाते हैं। अभी हम थोड़ी देर में वो भी डिस्कस करेंगे। अब देखते जाइए प्रॉपर्टीज क्या है कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है खास तौर पे जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है या फिर और low external field is present, low external field is present, तो no और low, ठीक है। अब इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, can conduct if very high, if very high external field, ठीक है, इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट लिखना सही नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है, रिलेटिव टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। खैर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, तब मैं वो आपको समझाऊंगी। तो फिलहाल इतना ही लिख देते हैं, कैन कंडक्ट इफ वेरी हाई एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, वेरी हाई एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। अब क्या है डाइलेक्ट्रिक भैया? जैसे ये पेन है, ये मेटल की बॉडी है, ठीक है, ये प्लास्टिक एक डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, ठीक है, माइका एक डाइलेक्ट्रिक है, गैसेस बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं, ठीक है। तो अब समझना कि डाइलेक्ट्रिक का तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर नहीं है ये, ठीक है, और एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो बिल्कुल भी नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन अगर बहुत हाई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी जाए तब ये कंडक्टिंग बन सकता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे 2 टाइप के डाइलेक्ट्रिक बताए जाते हैं। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे अगर मैं बात करूं HCl, NH3,
H2O एटसेट्रा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो आप इसको क्लियरली देख सकते हो कि ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अगर H2O की बात करी जाए तो यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दोनों हाइड्रोजन को मिलाकर है। तो ये अपने क्या है, ये जो आपने पोलर मॉलिक्यूल पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में बेटा, वो पोलर डाइलेक्ट्रिक है। क्या ये कंडक्टिंग नेचर के होते हैं? नहीं, ये कंडक्टिंग नहीं होते, है ना। दीज आर नॉन कंडक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अगर अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना मेरे सवाल को, क्या इसके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट है? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करी जाए, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास एक नेट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना, नेट डाइपोल मोमेंट है। पर अगर मैं एक बल्क की बात करूं, है ना, मान लो कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एक टुकड़ा है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का टुकड़ा है, तो इस टुकड़े के अंदर बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से रैंडमली ऑर्गेनाइज होंगे। कैसे होंगे? रैंडमली ऑर्गेनाइज होंगे कि अब पूरे बल्क का नो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। बल्क हैज नो नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये है हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो जैसे CO2 हो गया, ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। O2 ले लो। तो आप कह सकते हो कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े हैं केमिस्ट्री में, उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को आप फिट कर सकते हो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में। इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है और जो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर है वो कोइंसाइड करता है। यहां पे अगर मैं एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है। और ये जितनी भी मैंने बातें बोली हैं, ये बोली हैं व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, ठीक है। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल field applied. So dielectric is basically a non-conducting material and can be of two types, polar dielectric and non-polar dielectric. In polar dielectric, the center of positive and negative charge do not coincide, whereas in non-polar dielectric, the center of positive and negative charge does coincide. बेटा मैं ये पॉइंट आपको बोर्ड पे लिखवा के नहीं दे रही हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो उनको सुनते हुए आप ये सारी चीजें एक डिमार्केशन लाइन बना के पॉइंट वाइज दोनों में लिख रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, तो ये इनका एक नेचुरल बिहेवियर है। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी है कि भैया पोलर मॉलिक्यूल को पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल दो और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल दो। बट अब क्या होगा जब हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले तो मान लो ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी हम यूनिफॉर्म फील्ड लेकर चल रहे हैं, हम ताम झाम में पढ़ेंगे नहीं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लेकर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जिससे अंडरस्टैंडिंग हमारी सिंपल हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक जो था फील्ड में पड़ा हुआ था। भैया इनिशियली कैसा होगा? रैंडमली ऑर्गेनाइज होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया इनिशियली, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब आपको पता है, ठीक है, आप इसको एक सिंगल डाइपोल मोमेंट के तरह ट्रीट करो। इस मॉलिक्यूल को एक इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट के तरह ट्रीट करो। सबके पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट है, पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या है हमारे? ये है
पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, सबके पास अपना इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है और हमने पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट कोशिश क्या करता है, टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करता है ताकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, है ना। ये बात हमने पढ़ चुकी है, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल पहले ही पढ़ चुका है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है। ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा उचकेंगे, जितनी कम एनर्जी होगी उतना शांत बैठेंगे। बात सही है? तो यही डाइपोल मोमेंट को करना है। अब देखो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अरेंजमेंट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, धीरे धीरे ये डाइपोल है फ्लिप मारेंगे, सारे डाइपोल धीरे धीरे फ्लिप मारेंगे। फ्लिप मारेंगे तो क्या करेंगे, ये कुछ ऐसे अरेंज कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, देखो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट कैसा है, ऐसा इस डायरेक्शन में, करेक्ट। तो डाइपोल मोमेंट अब फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया है। सारे नेगेटिव चार्जेस एक तरफ और सारे पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यहां से लेकर यहां तक कोई नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है क्या विद इन द डाइलेक्ट्रिक, क्या कोई नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है? आप अगर बड़े गौर से देखो, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ये इस नेगेटिव चार्ज को नलिफाई करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को नलिफाई कर रहा है एक तरीके से। लेकिन जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है, ये हो गया एक्सट्रीम लेफ्ट और ये क्या हो गया, एक्सट्रीम राइट, ये हो गया एक्सट्रीम राइट। तो क्या यहाँ पे चार्जेस दिख रहे हैं आपको? देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब ये तो मैंने आपको खाली 3 मॉलिक्यूल्स का लीनियर अरेंजमेंट दिखाया है। अगर मान लो कि ये पूरा का पूरा एक स्लैब होता तो डाइलेक्ट्रिक की एक स्लैब होती, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये डाइलेक्ट्रिक की स्लैब है, तो यहां मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, माइनस प्लस फील्ड इस तरीके से अप्लाइड है ऑन द डाइलेक्ट्रिक, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लो। अब फिर से देखो बेटा, अगर आप इस चीज को गौर से देखो, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, है ना। तो ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है ना, इस रीजन में कोई नेट डाइपोल मोमेंट है क्या? नहीं है। इस रीजन में नो नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। लेकिन इसको मैं ऐसे मान सकती हूं कि बेसिकली अब ये जो स्लैब है ना, इसके एक एक्सट्रीम सिरे पर नेगेटिव चार्जेस है और दूसरे एक्सट्रीम सिरे पर पॉजिटिव चार्जेस है, करेक्ट। तो यहां पे एक फील्ड इंड्यूस होनी चाहिए इस तरीके से, इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जा सकता है। आप देखो कि आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि अप्लाइड जो फील्ड है आपकी, अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट है कि नहीं है ना, इंड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं बात करूं नेट फील्ड की, तो इस स्लैब के अंदर नेट फील्ड क्या होगी? इस स्लैब के अंदर नेट फील्ड होगी वेक्टर E माइनस वेक्टर EI, वेयर EI स्टैंड्स फॉर इंड्यूस्ड। ये बेटा ये आपका E नेट हो जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है। आपका E कुछ ऐसा है, ठीक है, और E इंड्यूस्ड कुछ ऐसा है, तो E नेट कैसा बनेगा? E नेट बनेगा वेक्टर E की डायरेक्शन में, ठीक है, E माइनस E इंड्यूस्ड। अब आप कहो कि क्यों मैम ये वेक्टर E जो है आपका E नेट जो बन रहा है, ये वेक्टर E की डायरेक्शन में, यानी कि जो अप्लाइड फील्ड है, E नॉट लिख दो या तो, उसकी डायरेक्शन में क्यों बन रहा है? क्योंकि अप्लाइड फील्ड जो है बेटा, यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा केस अगर आपको समझ आ गया हो, हमने यही केस कंडक्टर्स के केस में पढ़ा था, है ना।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नीट में आते हैं। वहां पे हमने पढ़ा था कि कंडक्टर चाहे किसी भी शेप का हो, अगर वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो उसमें चार्जेस कुछ इस तरीके से डेवलप होंगे कि अंदर ई नेट 0 बनता है। और ई नेट 0 कब बन सकता है? जब ई इंड्यूस्ड ठीक बराबर होगा ई नॉट के। अप्लाइड जो फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जो इंड्यूस्ड फील्ड होगी वो ठीक उसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड में एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। तो कंडक्टर में जो अंदर ई नेट बनता है वो 0 बनता है। हाउ इज अ डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट फ्रॉम अ कंडक्टर? आप देख सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस्ड फील्ड बनती है, कंडक्टर में वो चीज 0 हो रही है, पर डाइलेक्ट्रिक में है, कुछ तो वैल्यू है। और ये ई इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा एक्सटर्नल फील्ड के मैग्नीट्यूड से छोटा होता है। इसको समझाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी बेटा, आपको पता है कि भैया ऐसे भी है ना, फील्ड में इसको रखा तो इसकी एनर्जी फील्ड, जो भी पोटेंशियल एनर्जी फील्ड प्रोवाइड कर सकती है, इसकी उससे कमी होगी। इट कांट क्रिएट मोर एनर्जी, फील्ड में एनर्जी होती है तो किसी सब्सटेंस में अपने आप से खुद से ज्यादा एनर्जी क्रिएट वैसे भी नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, खैर इसका प्रूफ और एक्सप्लेनेशन आप 3 तरीकों से लिख सकते हो, एंड आई विश कि आप तीनों ही तरीके जो है, मतलब मैथमेटिकल प्रूफ, थ्योरेटिकल प्रूफ, कमेंट करके मुझे बताओ, है ना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि अगर एक पोलर डाइलेक्ट्रिक एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है, इनिशियली जब फील्ड नहीं थी तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे वो रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड थे और उनका नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द बल्क 0 आ रहा था। लेकिन फील्ड में रखने के बाद वो अपने आप को लीनियरली ऑर्गेनाइज करते हैं सच दैट उनमें नेट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, और इंड्यूस्ड फील्ड होती है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो ये तो हमने देखा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का क्या बिहेवियर है। और अगर मैं बात करूं नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर का क्या बिहेवियर है वो भी समझ लेते हैं। नॉन पोलर कुछ ऐसे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कैसे थे? कोइंसाइड कर रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे ये फील्ड ड्रॉ कर लेती हूँ, यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हुए थे कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो डाइपोल्स हैं ये थोड़े पोलराइज होते हैं, है ना, मतलब अब इनका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर जो है सेपरेट हो जाता है। और ऑफ कोर्स पोलराइज कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके से, such that now they possess net dipole moment। और अगर आप इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट की बात करो तो वो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की हमेशा कोशिश करेगी, ठीक है। और यहां भी वही बात है, देखो अगर मैं आपको बोलूं यहां से यहां तक देखो बेटा, तो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे नेट चार्जेस हैं। इनफैक्ट ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी कैसे बिहेव करेगा कि मानो इसके एजेस पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। ये जो चार्जेस हैं बेटा ये कहलाते हैं बाउंड चार्जेस। क्या कहलाते हैं? बाउंड चार्जेस कहलाते हैं, ठीक है। दे आर स्टैटिक एट देयर पोजिशन, दे आर नॉट एबल टू मूव, ठीक है। सिमिलरली यहां भी ये बाउंड चार्जेस है, दीज आर बाउंड चार्जेस। सो बच्चावाड़ी, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक में क्या हुआ, यहाँ पे एक नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो रही है और यहाँ पे एक पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो रही है ड्यू टू पोलराइजेशन। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पोलराइज हुए हैं तो इसको यूजुअली सिग्मा पी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है, सिग्मा पी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक को जब हमने एक फील्ड में रख दिया तो डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखने के बाद डाइलेक्ट्रिक ऐसे बिहेव कर रहा है, जो भी इसकी इंड्यूस्ड फील्ड है, समझना वो सिर्फ इन नेगेटिव चार्जेस और इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, बीच वाले मॉलिक्यूल्स का कोई लेना देना नहीं, बीच वाले मॉलिक्यूल्स का कोई लेना देना नहीं दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि मानो क्या, कि यहाँ पे आपके पास एक शीट है जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है और एक शीट है जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। तो डाइलेक्ट्रिक इज बिहेविंग लाइक it is made of two sheets, one has negative charge density and one has positive charge density। For simplicity के लिए हमने क्या क्या assume करा है, हमारे assumptions क्या क्या है? एक तो फील्ड अपनी यूनिफॉर्म है, दूसरी ये जो चार्ज डेंसिटी है ये भी यूनिफॉर्म है,
सब कुछ यूनिफॉर्म है, फील्ड यूनिफॉर्म, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म, सो दैट यू कैन लाइक ऐसे नहीं कि एक डाइपोल इधर लटका है 30 डिग्री के एंगल पे, एक 9, ऐसे नहीं हमने माना, सो दैट आपको समझ आएगा कि हाउ डाइपोल एक्चुअली बिहेव्स इनसाइड फील्ड। When I say dipole, डाइपोल का क्या मतलब है? पोलर डाइलेक्ट्रिक या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, नॉन पोलर क्या वो डाइपोल है? नहीं, नॉन पोलर वो डाइपोल नहीं है। वो कब बन जाता है डाइपोल? जब वो फील्ड में रखा जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पोलराइजेशन, ठीक है। एक नॉन पोलर का पोलर बन जाना, इसको पोलराइजेशन कहेंगे, ठीक है। आ रहा बात समझ में बेटा? पोलराइजेशन से एक टर्म बनती है पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। अब जो भी बातें मैंने आपको बोली है, इन सारी बातों को समरी करते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लिखवा दूं? चलो, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड वी हैव पोलर डाइलेक्ट्रिक, दो बातें। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की अगर बात करी जाए तो यहां बात करेंगे एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, और फिर प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड की। तो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। यहां पे सेंटर्स of positive and negative charges do not coincide, ठीक है। Any molecule has no dipole moment, ठीक है। Any molecule has no dipole moment, neither the bulk। ना तो बल्क के पास कोई, जब मॉलिक्यूल के पास ही नहीं है तो बल्क के पास कैसे होगा? कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। यहाँ पे individual molecules have dipole moment, but not the bulk। ओके, ये मेजर पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड की। तो पहले यहां पे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स पोलराइज टू प्रोड्यूस नेट डाइपोल मोमेंट in the direction of the external field, ठीक है। यहां पे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। दे बिकम ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे टू प्रोड्यूस नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। मॉलिक्यूल्स linearly organize to produce a net dipole moment in the direction of the field। तो ये मोटा मोटी पॉइंट्स है, बाकी इनके एग्जाम्पल्स बेटा मैंने आपको बता दिए है ना। अगर बात करी जाए एग्जाम्पल्स की तो यहां पे आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ले सकते हो। कुछ एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे अभी, CO2, O2 है ना, H2, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं।
अगर पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आप पोलर मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, HCl, NH3, ये एग्जाम्पल्स बताए थे। यू हैव टू फाइंड मोर सच एग्जाम्पल्स, है ना, सिंपल सी बात है। रियल टाइम प्रैक्टिस में जो डाइलेक्ट्रिक्स है इनका एप्लीकेशन क्या होता है? इनका एप्लीकेशन होता है इनको कैपेसिटर्स के अंदर फिल किया जाता है, और कैपेसिटर्स के अंदर फिल करने के बाद कैपेसिटर्स की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है उसके बारे में ये पूरा लेक्चर ही जो है, ये पूरा टॉपिक ही उसके बारे में, तो वो हम डिटेल में जानेंगे। फिर से आपको याद रखना है कि जब हम इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, हमारी ये असम्पशंस है, ये याद रखना। मैंने लिखा था कि ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है लीनियरली ऑर्गेनाइज होते हैं, ये असम्पशन है। हो सकता है उसमें से कोई एक ऐसा डाइपोल है जो 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो रफली जो पूरा बल्क है वो अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा है ताकि एक नेट डाइपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो। ठीक है, दोनों ही केसेस में कॉमन क्या क्या है? दोनों ही केसेस में कॉमन क्या है? ई इंड्यूस दोनों में बनेगा, ठीक है, इज लेस देन ई नॉट। ई नॉट इज द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, E naught is the external field. तो E induced is less than E naught and is opposite to E naught. E naught की डायरेक्शन में के ऑपोजिट है। Hence जो E net बनता है, E net जो बनता है वो E naught minus E induced होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और E net किसकी डायरेक्शन में बनेगा? In the direction of E naught। यहां पे E induced किसकी वजह से बन रहा है? ड्यू टू एक्सट्रीम एंड चार्जेस। जो एक्सट्रीम एंड पे जो चार्जेस हैं उनकी वजह से बन रहा है। एक्सट्रीम एंड चार्जेस कैसे होते हैं बेटा? बाउंड चार्जेस होते हैं। दीज आर बाउंड चार्जेस। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको पता होनी चाहिए अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, नोट कर लेना बेटा, नोट्स बनाते रहना। अब ये अगेन आपकी एनसीईआरटी से डिट्टो उठाई हुई लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है? वेदर पोलर और नॉन पोलर, चाहे डाइलेक्ट्रिक पोलर हो या नॉन पोलर हो, ठीक है, अ डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, चाहे डाइलेक्ट्रिक का नेचर कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा एक नेट जो उसकी नेट डाइपोल मोमेंट है वो डेवलप होती है व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं नई टर्म है पोलराइजेशन, और काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको थोड़ा और डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। जब एक बार हम कैपेसिटर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारा हो जाएगा तो पोलराइजेशन के बारे में और ज्यादा हम पढ़ने वाले हैं बेटा आगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल पोलराइजेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक डाइलेक्ट्रिक को रखा जाता है तो पोलराइजेशन एक एक्टिविटी है, यानी मॉलिक्यूल्स के चार्जेस का सेपरेशन होता है। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना टोटल डाइपोल मोमेंट है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, इट्स कॉल्ड पोलराइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चे पार्टी, क्या है फिर से देख लो, सुन लो, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको अपन पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट बन रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये डिपेंड करती है अप्लाइड फील्ड पर। किस पे डिपेंड करती है बेटा? अप्लाइड फील्ड पर ये डिपेंड करती है। यानी कि अगर आप अप्लाइड फील्ड, इनिशियली इसको आप ऐसे समझो, क्या हुआ, मान लो कि आपके पास बल्क में कुछ अमाउंट ऑफ या तो पोलर डाइलेक्ट्रिक था या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था। जब आप फील्ड अप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं है कि झटके से सारे के सारे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। जब आप फील्ड को अप्लाई कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक पे तो पहले कुछ मॉलिक्यूल अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर कुछ करेंगे। धीरे धीरे अगर आप फील्ड को बढ़ाते जाओगे, फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, देयर विल बी मोर मॉलिक्यूल्स हु आर बेसिकली हैविंग देयर डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ऐसा नहीं है एक बार में सारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। धीरे धीरे फील्ड को आप बढ़ाओगे तो और ज्यादा डाइपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते जाएंगे, है ना। तो यानी पोलराइजेशन और बढ़ता जा रहा है ना, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, और ऐसे ही नॉन पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर अलग अलग था। आप फील्ड को बढ़ाते जाओगे तो और ज्यादा मॉलिक्यूल पोलराइज होते जाएंगे, है ना। तो यानी अगेन पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है।
तो ये फील्ड पे डिपेंड करता है, और ये इक्वेशन मैनेज्ड होती है बाय कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मीडियम के नेचर पे, डाइलेक्ट्रिक के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो नई टर्म आपने देखी यहाँ पे, ग्रीक लेटर है CHI, काई रीड करते हैं इसको। सो ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होती है, इसको इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी पढ़ा जाता है। ससेप्टिबिलिटी की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर हम थोड़ा सा और जानेंगे, है ना। फिलहाल आपको याद रखना है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे आपको ससेप्टिबिलिटी यूज करनी है, और ये जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी टेंडेंसी है, कि वो कितना जो है और पोलराइज हो सकता है। सो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम। Susceptibility is characteristic of a, when I say medium, of course किसकी बात हो रही है बेटा, डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही है, ठीक है। So these are some key points, important points, okay। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो आपकी NCERT से लिए गए हैं, जहां पर आपके 1 मार्कर्स बन सकते हैं। एवरी वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा V ऑफ स्लैब हैज डाइपोल मोमेंट P डेल्टा V। देखो P क्या है, पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन को आपने कैसे डिफाइन करा है, पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम का पोलराइजेशन आप P लिख रहे हो, तो अगर डेल्टा V वॉल्यूम लेते हो, वॉल्यूम इज डेल्टा V, तो उसका पोलराइजेशन कितना होगा, P डेल्टा V। तो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कुछ अमाउंट डेल्टा V ले लूं, वॉल्यूम ले लूं, तो उसमें कितना पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन फॉर दैट गिवन डाइलेक्ट्रिक टाइम्स डेल्टा V, ठीक है, ओके। यूनिट वॉल्यूम का जो पोलराइजेशन है वो देखने में बड़ा छोटा, यार यूनिट वॉल्यूम बहुत छोटा सा वॉल्यूम का अगर पोलराइजेशन लिया जाए तो लगेगा कि छोटी वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली एक बहुत छोटे से वॉल्यूम में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंटेंट होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंटेंट होते हैं। तो जो भी मैंने फिगर बनाया, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाए, वो एग्जैजरेटेड है, 6 मॉलिक्यूल बना दिए और आपको डाइलेक्ट्रिक समझा दी। भैया एक बल्क में देखोगे तो पता नहीं कितने सारे मॉलिक्यूल, आपको पता है सिर्फ एक मोल की अगर बात करी जाए तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। तो अपनी दिमाग को खुला रखना, इमेजिनेशन को बड़ा रखना कि व्हेन आई एम सेइंग डाइलेक्ट्रिक, इट इज नॉट मियर कॉम्पोजिशन ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स, इट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ढेरों मॉलिक्यूल हैं, फील्ड अप्लाई करी, ढेरों मॉलिक्यूल पे एक साथ असर पड़ता है, धीरे धीरे वो फिर अपने आप को रैंडमली ऑर्गेनाइज पोजीशन से लीनियरली ऑर्गेनाइज, और लीनियरली ऑर्गेनाइज एक अजम्पशन है, ऐसा हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल लीनियरली ऑर्गेनाइज ना भी हो, ठीक है, बट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ये अजम्पशन हमने मानी है। अगर बात करूं डेल्टा V की, तो क्या डेल्टा V में कोई चार्ज होता है, डेल्टा V हैज नो नेट चार्ज, डेल्टा V हैज नो नेट चार्ज। इसका क्या मतलब है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो यहाँ पे ये फील्ड अप्लाई करी तो यहाँ पे नेट चार्ज की डेवलपमेंट हो रही है, पर अगर मैं बात करूं इतने वॉल्यूम की, है ना, तो आपको समझाया है कि वहां पे देयर इज नो नेट चार्ज, तो ये डेल्टा V यहाँ से उठाया हुआ कोई वॉल्यूम है। इनफैक्ट डाइलेक्ट्रिक ऐसे बिहेव करता है कि 2 प्लेन शीट है, एक के पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और एक के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। ओके बच्चों रेडी, सो दिस इज अबाउट डाइलेक्ट्रिक। अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। किसकी बात करेंगे बेटा, कैपेसिटेंस की। बहुत सिंपल बात करेंगे, है ना। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कैपेसिटर्स कैसे दिखते हैं, क्या है, वो सारी चीजें बताऊंगी। टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर पूरा एक लेक्चर होगा, ठीक है, तो आप चीजों को और डिटेल में जानोगे। कैपेसिटर्स बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है, बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है, और आगे आने वाली जर्नी में आपके रास्ते में बार बार आएगा। ये इसका काम होता है डीसी को ब्लॉक करना, ठीक है, तो ये एज अ ब्लॉकर जो है बहुत बार रास्ते में आने वाला है जर्नी में, ठीक है। ओके खैर, पहले हम कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटेंस है क्या, देखो अगर मैं बोलूं डिक्शनरी खोलो और देखो कैपेसिटेंस की मीनिंग क्या है, तो जब आप डिक्शनरी खोल के कैपेसिटेंस की मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको यही मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, कि मतलब यू हैव द कैपेसिटी टू कंटेन समथिंग, कोई चीज आप, कैपेसिटी मतलब क्या, कुछ करने की कैपेसिटी, कुछ होल्ड करने की कैपेसिटी, है ना। वो आपने देखा होगा बचपन में रेस होती थी ना, मुंह में चम्मच डाल के नींबू रख दे, कौन कितनी दूर तक वो नींबू ना गिरे, ठीक है, और चम्मच वैसे ले, तो क्या किसी भी चीज की कैपेसिटी की मेजरमेंट हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस का मतलब है कि कौन कितना बेहतर चार्ज को होल्ड कर सकता है। जो आप देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़कर कोई फायदा नहीं है जब तक आप इसको बिजली में यूज ना करो, डिजिटल सर्किट्स में यूज ना करो, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में यूज ना करो। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस होती हैं, कंप्यूटर की मदरबोर्ड होती है, जितनी आपकी डिजिटल चिप्स होती हैं, उसमें पता नहीं सैकड़ों आप कैपेसिटर छोटे मोटे यूज कर रहे होते हो, ठीक है।
तो कैपेसिटर का यहाँ पे मतलब है समथिंग विच कैन होल्ड चार्ज। अच्छा, टेल मी वन थिंग विच कैन नॉट होल्ड चार्ज। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं, टेल मी वन थिंग विच कैन नॉट होल्ड चार्ज, हैज नो कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, है ना। तो इन वन वे और द अदर मोस्ट ऑफ द मैटर यू फाइंड अराउंड यू, मैटर्स, चाहे वो कंडक्टर्स हो, चाहे वो इंसुलेटर्स हो या डाइलेक्ट्रिक्स हो, दे हैव द कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस, राइट। इट इज जस्ट दैट ह्यूमन ब्रेन विल ट्राई क्या कि यार हम ऐसा क्या करें कि इसके छोटे से शेप में बहुत कम रिसोर्स यूज हो, बहुत छोटा सा शेप हो और ज्यादा चार्ज होल्ड कर पाए, स्टोर कर पाए, है ना। जो हम रेजिस्टर्स के साथ करते हैं कि भैया एक लंबी सी 1 मीटर की तार लो, उसमें भी रेजिस्टेंस है, 10 मीटर की तार लो, उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है। पर अगर मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस किसी सर्किट में यूज करना है तो मैं 10 मीटर की तार लेकर यूज करूंगी, तो मेरे लिए तो रिसोर्स वेस्ट है। आई विल ट्राई फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव कि छोटे से कैप्सूल में क्या मैं उतना बड़ा रेजिस्टेंस स्टोर कर सकती हूँ। सिमिलरली क्या छोटे से कैप्सूल में एक बड़ा कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो दैट आर लाइक कैपेसिटर। सो कैपेसिटर बेसिकली क्या है, कैपेसिटेंस को आप प्रिंसिपल मान सकते हो और कैपेसिटर उसके बेस पे, उसके ऊपर बेस्ड डिवाइस है। अब फिर से इतनी लंबी कहानी में कैपेसिटेंस एग्जैक्टली है क्या, इसको समझो बेटा। तो अपने पास यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, क्या है, स्फीयर है, ओके। इसका रेडियस आर है, दिख रहा है ना स्फीयर जैसा, इसका रेडियस क्या है, आर है। शेल मान लो, शेल सबसे आसान होता है, इसको मैंने क्या मान लिया, शेल, ठीक है। इस शेल के ऊपर मैंने चार्ज दे दिया Q, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल आप लिखोगे K Q बाय रेडियस जो है R, है ना, समझना बात को। तो आपने क्या करा, K बाय R क्या हुआ यहाँ पे, K बाय R एक कांस्टेंट है, तो आप लिख रहे हो V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स Q, यही लिख रहे हो। अच्छा, मैंने बोला मैंने 2Q चार्ज दे दिया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, Q की जगह क्या करने वाले हो बेटा, इंटू 2 कर दोगे। मैंने बोला मैंने इसको 3Q चार्ज दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3Q चार्ज दे दिया सपोज, तो आप यहाँ पे इंटू 3 कर दोगे, है ना, क्या कर दोगे, इंटू 3। कहने का मतलब ये है जब आप Q बढ़ा रहे हो तो क्या V बढ़ रहा है, तो V भी तो बढ़ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इस शेल पे जितना हम चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, जितना उसको ज्यादा चार्ज देते जा रहे हैं, उसका पोटेंशियल भी उतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। सही बात है कि नहीं बात है, सही बात है ना, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि Q is proportional to V. The more charge you are giving to this shell, the more its potential is increasing. Vice versa, अगर इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे होते, -Q दिया होता, -2Q, -3Q, पोटेंशियल उतना ही घटते भी जाता क्या, है ना। अच्छा, सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि देन दिस इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड बाय सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो यू कैन राइट बेटा Q इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, चलो उसको C लिख देते हैं, ठीक है। तो C टाइम्स V, कहने को तो इस इक्वेशन में C क्या है, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसको अपन डिटेल में बढ़ते हैं। सो Q इज इक्वल्स टू CV, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन इसको अपन कहते हैं कैपेसिटेंस, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, बिकॉज दिस फैक्टर डिटरमाइंस कि अगर आपने इस बॉडी का पोटेंशियल कम कर दिया, इस बॉडी के ऊपर आप और चार्ज दे सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे समझा जाए, मान के चलना कि ये एक प्लेट है मेटल की, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखी है, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स के अंडर, ठीक है। तो ये मेटल की प्लेट है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, क्या है ये, इंसुलेटिंग स्टैंड है, और उसके ऊपर ये मेटल की प्लेट रखी हुई है। मान के चलो कि इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दूसरी मेटल की प्लेट है, इसके पास लाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे। इसको अर्थ कर दो, इसकी अर्थिंग कर दो, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्यों, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस प्लेट की तरफ जाएंगे और इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे बेटा, न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे, लोग खत्म कर देते हैं आप, ठीक है। अब आपके पास एक अरेंजमेंट कैसा बन गया, बेसिकली आपके पास दो प्लेट्स हैं,
ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस अरेंजमेंट को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अगले लेक्चर का डिस्कशन होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन और छोटी मोटी बातें, ठीक है। अब जब ये यहां नहीं था, जब ये नेगेटिव प्लेट यहां नहीं थी, तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर मान लो पोटेंशियल था VA, पर नेगेटिव प्लेट जो है इस एरिया में कुछ तो पोटेंशियल घटाएगी बेटा नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो अब जो इस प्लेट का पोटेंशियल है वो VA माइनस समथिंग, उसको x लिखो, जो लिखना है लिख लो। मुद्दा ये है कि जब तक ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास खड़ा है, ठीक है, पहले भी चार्ज उतना ही था पर पोटेंशियल ज्यादा था, पर अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका क्या हुआ, पोटेंशियल कम हो गया। यानी कि ये जो प्लेट है ये अब और चार्जेस को ले सकती है, आप इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो क्योंकि इसका पोटेंशियल कम हो चुका है। तो इस अरेंजमेंट को बना के आपने यहाँ पे इस मेटल की कैपेसिटी बढ़ा दी है और चार्ज को लेने की कैपेसिटी बढ़ा दी है, इसी को अपन कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब यहां से आप देख सकते हो कि आप क्या लिख सकते हो, C बराबर Q अपॉन V लिख सकते हो। अब इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा, और भी यूनिट्स की बात अपन करेंगे टाइम के साथ जहां जहां मिलेंगी, ठीक है। ये क्या होता है, कूलम में होता है, और ये क्या होता है, वोल्ट में होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस को लिखा जाता है फैरेडे के नाम पे, इसकी यूनिट है फैरेड, ठीक है। क्या है, फैरेड है, ठीक है। सो 1 farad is equals to 1 coulomb by 1 volt, ठीक है। और 1 F is equals to 1 C पर यूनिट 1 वोल्ट। ये आपका फैरेड में मेजर होता है। इसको आप बर्म्यूडा ट्रायंगल से याद रख सकते हो, यहाँ Q लिखो, यहाँ C लिखो, यहाँ V लिखो, है ना, कोई बात नहीं, अपन जैसे बचपन में पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे, वैसे याद रखेंगे। तो Q बराबर हमेशा C टाइम्स V होगा, C बराबर Q ऊपर V नीचे, तो Q बाय V होगा, ठीक है। और V बराबर क्या होगा, Q बाय C होगा, Q बाय C होगा, ठीक है। आप याद रखना कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब आप क्लास 10th की बात करते थे, हालांकि क्लास 12th में दोबारा पढ़ेंगे आप इस चीज को, आप क्लास 10th में थोड़ा बहुत याद हो तो आपने V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। फिर आप कहते थे R बोले तो रेजिस्टेंस, और इस इक्वेशन में ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का काम कर रहा है ना। मतलब क्या है कि अगर आप V को बढ़ा रहे हो तो I बढ़ रहा है, पर रेजिस्टेंस क्या था बेटा, कांस्टेंट था। इक्वेशन में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, R पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में ये याद रखना, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, ये बहुत जरूरी बात है। C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। अगर आप Q बढ़ाते हो तो क्या C बढ़ेगा या घटेगा, नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, खाली V पे फर्क होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे यहाँ पे घूम जाते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है कि Q और V के बीच में अगर ग्राफ बोला जाए कैसा बनेगा, Q को बढ़ाओ तो V बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ठीक है। इंटरसेप्ट ये ओरिजिन से गुजरेगा। इस ग्राफ के बेसिस पे किसी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करी जा सकती है। तो अभी अगला लेक्चर होगा जिसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिटेल में जानेंगे। उसके बाद पूरा ही लेक्चर सब कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इर्द गिर्द घूमेगा, एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। तो ये सारे जब हम पढ़ेंगे तो एनर्जी के टाइम पे एनर्जी भी पढ़ लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया भाई कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, यूनिट क्या होती है। धीरे धीरे आप डाइलेक्ट्रिक के बारे में और ज्यादा जानोगे कि एक डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस कितनी बढ़ जाती है, कितनी कम हो जाती है, अगर डाइलेक्ट्रिक फुल्ली स्लैब्स के बीच में फिट हो रही है या फुल्ली फिट नहीं हो रही है। तो ये सारे छोटे मोटे फर्क जो है बेटा आगे आने वाले लेक्चर, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये तो आपका पहला लेक्चर है, वेरी गुड यू जॉइंड। आगे आने वाले लेक्चर एक सिंगल लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। कैपेसिटेंस एक बहुत बड़ा सेक्शन और इस पे काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, दोनों में ही, आपके सीबीएसई में भी और नीट में भी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इसकी यूनिट है 1 फैरेड। अब देखना बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है,
बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट नोट है कि 1 फैरेड प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। 1 फैरेड प्रैक्टिकली इज अ वेरी लार्ज यूनिट, वेरी लार्ज यूनिट। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट तो है, लेकिन कैपेसिटेंस की मेजरमेंट की प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, ठीक है। कैपेसिटेंस की जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जिसमें जब आप कैपेसिटर्स को फाइंड आउट करते हो, है ना, तो प्रैक्टिकल यूनिट होती है माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड। ये यूनिट्स यूज करी जाती हैं। ये सारी जो यूनिट्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये यूज करी जाती हैं, यानी कि फैरेड का 1 मिलियंथ, ठीक है। इस तरीके से ये यूनिट, फैरेड अपने आप में बहुत बड़ी लार्ज यूनिट होती है। अगर मैं बात करूं एक स्फेरिकल कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर की बात करी जाए तो ये जो है, इसके ऊपर मान लो Q चार्ज है, रेडियस R है, इसकी वजह से इसके ऊपर V पोटेंशियल है ना। तो हम लिख सकते हैं कि V बराबर K Q बाय R, और कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू बरम्यूडा ट्राइंगल आपको पढ़ाया था अभी, Q C V। तो यहाँ पे आप लिखोगे Q अपॉन V, तो यहाँ पे आप लिखोगे जो Q है बेटा आपका, ठीक है, एज इट इज, और V की वैल्यू पुट करो, है ना, तो K Q और ये R ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। तो ये R से R कट गया, 1 अपॉन K कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कितना आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इंपॉर्टेंट है। What is the capacitance of a spherical conductor? What is the capacitance of a spherical conductor? It is 4 pi epsilon naught R. Okay, this value is very very important. अब यहां से आपको समझ के आता है जो बेसिक बात है कि what are the factors which affect capacitance? Factors affecting capacitance. फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब आप चार्ज बढ़ाते हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा होता है। कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो रिलेशन है आप देख सकते हो कि इस रिलेशन में C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस और ज्यादा बड़ा होता उसकी कैपेसिटेंस और ज्यादा बड़ी होती, यानी कि उसके शेप पे डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट मीडियम को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक मीडियम पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, दूसरा शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दी कि फैरेड और बहुत बड़ी यूनिट है, उसकी जो सीजीएस यूनिट है वो स्टैट फैरेड है, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्जन्स तो खैर विद टाइम हम देखेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, और उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, अर्थ को हम रफली एक स्फेयर मान सकते हैं, करेक्ट। तो अर्थ को हमने एक स्फेयर माना ऑफ रेडियस R। अच्छा, व्हाट इज दिस R फॉर अर्थ, 6400 किलोमीटर, or you can say 6.4 into 10 की power 6 meter. This is the radius of Earth roughly, right? Okay, this is the radius of Earth. अब मैंने बोला Earth की कैपेसिटेंस निकालो, तो आप लिखोगे 4 pi epsilon naught, और जो Earth का रेडियस है into 6.4 into 10 की पावर कितना, 6 meters, ऐसा कुछ लिखोगे। 4 pi epsilon naught की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहो तो यू कैन पुट लाइक 6.4 into 10 की पावर 6, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट आर यू गोइंग टू डू बेटा, यहाँ पे आप लिख दोगे 9 into 10 की पावर 9, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, आप इसको जब फाइंड आउट करोगे, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ अर्थ कमिंग आउट? वंस अगेन मैं आपको यहाँ पे एक टाइनी लिटिल होमवर्क दे रही हूं, सॉरी 10 to the power 9 into 10 to the power 9, ठीक है। ये जो टाइनी लिटिल होमवर्क है बहुत छोटा सा होमवर्क है, प्लीज कमेंट, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। स्फेरिकल कंडक्टर माना अपन ने अर्थ को,
अर्थ को वी कैन से कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस रफली इतना होता है। अब आपने स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला रख दिया, ये वैल्यू रख दी, ये वैल्यू रख दी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 × 10⁹, तो इसको आपने नीचे लिख दिया। जस्ट सॉल्व दिस वैल्यू, जस्ट डू नथिंग एंड सॉल्व दिस वैल्यू। हाउ मच इज कैपेसिटेंस कमिंग? ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू कम इन नेगेटिव ऑर्डर्स। जस्ट कैलकुलेट दिस कैपेसिटेंस बेटा, calculate this capacitance. So you have got two homework. Homework number 1, this capacitance will be very low value, very small value. यानी इतने बड़े अर्थ की, इतने बड़े मैसिव अर्थ की इतनी छोटी सी कैपेसिटेंस है, इतनी छोटी सी कैपेसिटेंस है। तो अब अगला होमवर्क यहाँ से जो आपका सेकंड टाइनी लिटिल होमवर्क है, ठीक है, वो क्या है कि अर्थ का रेडियस कितना हो। व्हाट यू नीड टू डू, सी को 1 फैरेड ले लो, सी को क्या ले लो 1 फैरेड ले लो। सो यू हैव 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो बेसिकली ये रेडियस कितना हो ताकि यहाँ पे कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो। What should be the radius of earth so that the capacitance here becomes 1 farad, and then you will be able to compare how large farad is. Farad as a unit is a very large unit, ठीक है, and hence we don't use farad. हम क्या यूज करते हैं बेटा, नैनो फैरेड, माइक्रो फैरेड, ये सब यूज करते हैं। सो इन दिस लेक्चर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कितने टाइप का होता है, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी जाए तो क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू और वी के बीच में कैसा ग्राफ बनता है, लीनियर नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी है, मोर टू कम इन कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। सो बच्चा कीप वॉचिंग, डू मेक नोट्स, मैं आपको बार बार याद दिलाते रहूंगी, है ना। और ऐप ऑफ कोर्स डाउनलोड करो, उसको एक्सप्लोर करो, क्योंकि वहां पे आपको कंपैरेटिवली ज्यादा बेस्ट नॉन एड वाले वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, डाउनलोडेबल मटेरियल्स मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चा बाड़ी।